हेलो, नमस्कार। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग यूजीसी नेट कॉमर्स का प्रीवियस पेपर देख रहे हैं, जिसमें से डिफरेंट सीएस के प्रीवियस पेपर देख चुके हैं। हम लोग को आज देखना है, जैसे कि देख रहे हैं अक्टूबर 2020 का जो फर्स्ट शिफ्ट है। क्योंकि इस साल से क्या हुआ कि 2 शिफ्ट होने लगा है, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा हो गए, ऑनलाइन भी हो रहा था, तो चीज़ें और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई। तो इसलिए 2 शिफ्ट में होता था, उसी को हम लोग देखेंगे भी, राइट। तो पढ़ाई कर रहे होंगे आई थिंक, और उस पढ़ाई को और थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें हम लोग का सहयोग करिए, ओके। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, अपने टारगेट के अचीव करिए, नेट जेआरएफ होइए, राइट। या कॉमर्स में जो भी कुछ आप करना चाहते हैं आप तैयारी करिए, राइट। तो चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आज क्या क्या चीज़ें नई हम लोग को चीज़ देखने को मिलती हैं। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 80G मिनिमम डिस्टेंस अलाउ कैश डोनेशन। 80G क्या है? डोनेशन के लिए है, ओके। कितना है? 2000, राइट। 2000 से ऊपर कर देंगे ब्लैक मनी हो जाएगी। आपको कोई भी डोनेशन देना है 2000 तक कैश में दे सकते हैं, उसके बाद चेक में देना पड़ेगा। नेक्स्ट है सरचार्ज 10% पेबल ऐप इंडिविजुअल हो, टोटल इनकम इज 50 लाख, राइट। अब इसको आया है तो जान लीजिए। रेट देखिए कितने प्रकार की हैं, एक 10% है, 15%, 25%, 37%, ओके। 10% में कितना है? 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़ और एवं 5 करोड़, ओके। ये क्राइटेरिया है। इसमें होता है 50 लाख से 99,999 रुपये, तो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मोटा मोटी चीज़ें जानते रहे, ओके। नेक्स्ट है इन कंटिन्यूस कंपाउंडिंग द टाइम इट टेक्स द डबल द सम ग्रोसली फ्लो द रूल ऑफ 69। यहाँ पर रूल 69 था, उसको चेंज करके डिस्क्रीट कंपाउंडिंग रिलेवेंट थंब किस तरह किएगा? रूल 72। रूल 72 मीन्स ये है, यदि इसमें हम जितना इंटरेस्ट मिल रहा है तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा पैसा कितने दिन में दुगुना हो जाएगा, राइट। डबल, ये डबल की बात कीजिए ना, डबल की। जैसे मान लीजिए कि आपका 10% है, कहीं मिल रहा है, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, इसका मतलब 7 ईयर पॉइंट 2 में आपका पैसा डबल हो जाएगा, ओके। मान लीजिए कि 8% है, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, 9 ईयर में डबल हो जाएगा, ऐसे इसी को बताया गया है। नेक्स्ट है इन मार्केट डीएस से स्टैंड फॉर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। इसको क्या कहता है? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड ऑफ एनबीएफसी। देखिए एनबीएफसी की मैंने बताया था, जो लास्ट क्लास देखे उसमें बताया था कि एनबीएफसी के साथ एक ही प्रॉब्लम है, और उसी को जो ध्यान रखता है वो कोई भी क्वेश्चन सही कर ले जाता है। एनबीएफसी इक्वल टू बैंक है, नॉन बैंक बैंक में दोनों इक्वल हैं, बस क्या क्या अंतर है? 2 चीज़ें। एक ये इशू ऑफ डीडी, डिमांड नॉट इशू कर सकते हैं, नॉट इशू ऑफ डीडी, डिमांड ड्राफ्ट इशू नहीं करेंगे, और नॉट इशू ऑफ चेक, चेक इशू नहीं करेंगे। 2 चीज़ें याद रखिए, और सब बैंक जो करेगा सब होगा। अब यहाँ पर देखिए, वो लास्ट क्लास में बताया भी था मैं, तो देखिए वो आ भी गया। ऑल एनबीएफसी शुड बी रजिस्टर्ड विथ आरबीआई, सही बात है। जैसे बैंक रजिस्टर्ड होते हैं वैसे एनबीएफसी भी होते हैं, सिंपल। एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, तो कहते हैं ना डिमांड डिपॉजिट डीडी, ओके, डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं करते हैं, तो सही बात है, वही अंतर है, उसका डिफरेंस है। एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक। देखिए कैन नॉट इशू चेक आ गया, नहीं करते हैं चेक इशू। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी
अब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल द डिपोजिशन ऑफ एनबीएफसी, ये भी नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, एक तरह से डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू द डिपोजिशन ऑफ एनबीएफसी। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी सही नहीं है, राइट। ये भी है डिपोजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द डिक्लाइनिंग स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्यों डिक्लाइन करता है, जो इंडिफरेंस कर्व है ये ऐसे मान लीजिए ये हो गया, तो ये क्यों डिक्लाइन कर रहा है। डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी सही है, बट ये जो है ना इंडिफरेंस कर्व के लिए नहीं है बट किसके लिए है, और कॉर्डिनल अप्रोच के लिए है। ओके, कॉर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल के लिए नहीं है, और ये ऑर्डिनल के लिए होता है, जानते हैं ऑर्डिनल अप्रोच है, ऑर्डिनल के हिसाब से सोचना है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज बिटवीन द क्वांटिटीज, ये सही है। रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है इसमें इंडिफरेंस कर्व में। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सॉल्यूशन, नो। ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज, देखिए ऑर्डिनल आ गया ना, ऑर्डिनल करना होता है तो ये ऑर्डिनल हो जाएगा सही। और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये तो किसी में नहीं होगा, ये डिमिनिशिंग नहीं होनी चाहिए किसी में, और चाहे आप कॉर्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं चाहे ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं, ये हमेशा क्या होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, कांस्टेंट, ये ध्यान रखना है। और ये ऑर्डिनल और डिमिनिशिंग, मतलब सेकेंड और फोर्थ सही है और गलत है, तो आप देख लीजिएगा जो भी सही हो, ये सेकेंड फोर्थ बी नंबर। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच ऑफ द एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इनकल्चरेशन एंड एक्कल्चरेशन। मीन्स यह संस्कृति, ऐसे समझिए ये संस्कृति की बात कर रहा है या असंस्कृति की बात कर रहा है। ओके, ये संस्कृति विहीन, ओके, नहीं कहा जाता कि लोग संस्कृत विहीन होते चले जा रहे हैं, लोग कल्चर फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपना ट्रेडिशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसके सामने बताया जा रहा है। इसी को यहाँ पर देखना है कि कैसे अडॉप्ट होता है, कैसे चेंज होता है, ये सब चीज़ें देखिए। इन कल्चरेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अडॉप्टिंग होस्ट कल्चर नॉर्म्स। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि संस्कृति क्या है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग है जो अडॉप्ट होस्ट कंट्रीज से अडॉप्ट होता है, एंड एक कल्चरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ओन नेटिवली कल्चर। अब देखिए ये अपोजिट बात कर रहा है, जो कल्चर होता है वो होस्ट कंट्री से नहीं होता है, अपनी कंट्री से होता है, नेटिव कंट्री से। और जो एक कल्चरेशन है, संस्कृति विहीनता आती है, जैसे वेस्टर्न कल्चर है, सुने होंगे वेस्टर्न कल्चर, तो वेस्टर्न कल्चर ये दूसरे का है ना, होस्ट कल्चर का, ओके, इसलिए ये गलत हो जा रहा है, राइट। नेक्स्ट है, इन कल्चरेशन संस्कृति इज ए एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म्स यूज्ड फॉर सोशलाइजेशन लाइक ए कल्चरेशन। ओके, तो ये कह सकते हैं इन कल्चरेशन जो एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म है जो सोशलाइजेशन के लिए यूज होता है। बोथ टर्म्स रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन, ये भी सही है कि दोनों जो टर्म है कल्चरेशन या एक कल्चरेशन, ये क्या है, ये दोनों लर्निंग की थ्योरी है जो आप सोशल तरीके से इंटरेक्ट करके सीखते हैं। इन कल्चरेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग और ओन कल्चर, एंड ए कल्चर रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज होस्ट कल्चर। तो ये क्या है, ये बताया जा रहा है। देखिए ये वाला के अपोजिट बात की जा रही है कि इसका मतलब ये तो सही होगा, ये होगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो कल्चर होता है वो अपनी कंट्री से सीखते हैं, और जो एक कल्चर होता है संस्कृति भिन्नता है, मीन संस्कृति में डिस्टर्बेंस आ रही है, वो कहाँ हम लोग सीखते हैं, वो हम लोग होस्ट कंट्री से सीखते हैं, राइट। तो ये 2 3 आपका 4 सही हो जाएगा, ये और गलत हो जाएगा, राइट। देखिए यहाँ पर मेन क्या हम लोग को आंसर करना था, ऐसे समझ लीजिए, संस्कृति और संस्कृति विहीनता है। संस्कृति हम अपने से सीखते हैं और संस्कृति भिन्नता होती है दूसरे को देख करके। जब हम वेस्टर्न कल्चर या कोई और कल्चर को देखते हैं और उसको हम फॉलोअप करते हैं तो उसको संस्कृति भिन्नता कहा जाता है। बस ये की पॉइंट था और आप सही कर ले जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। देखिए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, 2 प्रकार की सत्ता प्रभावित होती है मैट्रिक्स में। जैसे मान लीजिए ये अधिकारी है, लाइन है अधिकारी का पूरा, यहाँ अधिकारी यहाँ है, यहाँ
यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ यह डिपार्टमेंट है, मान लीजिए ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, ये मान लीजिए कि हो गया प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी, ऐसे। तो जब डिपार्टमेंट जो होता है ना, एक तरह से ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि मैं टीचर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मेरे पास एक रोल, दो रोल हो सकता है। एक रोल मुझे टीचिंग कराना है, ओके, ये एक रोल है, ये लाइन की रोल है, हमारे डिपार्टमेंट का रोल है। एक रोल हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि IQAC है, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल असेसमेंट जो होता है, गुणवत्ता प्रकोष्ठ, इसमें क्या होगा कि हो सकता है कि मैं मेंबर बन जाऊं, ओके, मेंबर, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसका मेंबर हो जाऊं। तो यहाँ पर दो दायित्व हो जाएंगे, एक टीचिंग का, एक मेंबर के रूप में दायित्व, उसी को मैट्रिक्स कहा जाता है। जहाँ ये दोनों मिलते हैं उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। तो एक व्यक्ति यहाँ तो रहता ही रहता है हमेशा, वो लाइफ टाइम रहेगा, ये हमेशा नहीं रहेगा मेंबर में, कभी होगा, कभी बाहर हो जाएगा, कभी अंदर आ जाएगा, कभी नहीं होगा, सब कुछ हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांसफरेबल है, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। ये जिस रोल में है, ये लाइन जो होगी वो आपकी होगी। जैसे मान लीजिए कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं एज ए मैनेजर, और मान लीजिए कि कोई नई गुड्स बनानी है, तो उस पर 10 लोग कमेटी बन रही है कि 10 लोग मिल करके इस न्यू प्रोडक्ट को फॉलोअप करेंगे। तो आप ये बताइए कि क्या मैनेजर उस पोस्ट पर होगा, मतलब मैनेजर उस कमेटी में होगा, तो क्या मैनेजर पोस्ट छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। वो जब कमेटी 10 लोग बैठेंगे तो उसमें आके बैठ जाएगा, जब रिजॉल्व होगी तो चला जाएगा अपने यहाँ, जब मीटिंग भंग होगी तो चला जाएगा फिर वापस। उसी के समय में मैट्रिक्स यूज होता है। अब उसको ध्यान से इस लाइन को समझते हुए सॉल्व करिए क्वेश्चन। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, सही बात है। तो ये फंडामेंटल प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि मैट्रिक्स बनता है। फंक्शनल डिपार्टमेंट्स आर नॉट परमानेंट फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल जो है, ये देखिए, ये जो फंक्शनल है, ओके, डिपार्टमेंट इज नॉट परमानेंट फिक्सर ऑफ द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अब यहाँ पर क्या है, देखिए मैं बता रहा फंक्शनल डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट है वही फिक्स है। जिसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मेरा फिक्स होना है कि मैं पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, कमेटी में रहूँ ना रहूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता कमेटी में रहूँ, कमेटी में रहूँ। इसलिए कमेटी जो है अनफिक्स्ड चीज़ है, फिक्स वाली नहीं है। इसका मतलब क्या, फंक्शनल डिपार्टमेंट आर नॉट परमानेंट फिक्स्ड ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट आर नॉट परमानेंट फिक्स ऑफ द मैट्रिक्स। प्रोजेक्ट जो होता है हमेशा फिक्स नहीं होता है, क्यों? प्रोजेक्ट आज है कल नहीं है, राइट। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिपार्टमेंट आर क्रिएटेड एज द नीड फॉर देम ईच। तो इसका मतलब प्रोडक्ट डिपार्टमेंट हमेशा देखा जाता है कि कब नीड है तो आवश्यकता पड़ेगी तो बनाया जाएगा, नहीं तो नहीं बनाया जाएगा। और टीम मेंबर हैव फंक्शनल हैव व्हेन दे आर नॉट नीडेड फॉर प्रोजेक्ट। द टीम मेंबर्स हैव दे आर नॉट नीडेड ए प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में हो सकता है कि जरूरत नहीं हो, ओके, तो ये गलत आपका हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइम डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू। डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू डिलीवर करना है तो क्या क्या चीज़ें होंगी। एक कंपनी कैन गो एलॉन विथ क्रिएटिंग कस्टमर, कंपनी कस्टमर क्रिएट करेगी, ओके। कंपनी मस्ट वर्क विथ ब्रॉडर नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स एक्सप्लिश कस्टमर वैल्यू। कंपनी मस्ट विद इन ए ब्रॉडर नेटवर्क पार्टनर्स कस्टमर वैल्यू को तैयार करेगी कंपनी। इंडिविजुअल कंपनीज एंड ब्रांड कम्पीट देयर इंटायर वैल्यू ऑफ डिलीवर नेटवर्क डन इट। तो क्या इंटायर डिलीवर करेंगे वैल्यू। कंट्रीब्यूशन कॉस्ट ओपनिंग हायर कंट्रीब्यूशन थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज टू क्लाइंट एंड लोअर द कॉस्ट। तो यहाँ पर चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन वैल्यू। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा, चौथा और पांचवा, 2 3 सॉरी 2, दूसरा, चौथा और पांचवा, ये डी ऑप्शन, ओके, 2 4 और 5। यहाँ पे क्या, कंपनी मस्ट वर्क विद इन ब्रॉडर नेटवर्क पार्टनर्स एक्सप्लिश कस्टमर वैल्यू। ब्रॉडर नेटवर्क पर काम करती है ताकि कस्टमर वैल्यू बनाया जा सके। नेक्स्ट, इंडिविजुअल कंपनीज एंड ब्रांड्स डट नॉट कम्पीट देयर इंटायर वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क, ओके। वैल्यू क्या है, कंट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ प्रिंटेड लोअर्स। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है
आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच नॉट करेक्ट अबाउट आरटीआई एक्ट 2005। आरटीआई एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार। आरटीआई एक्ट कम इनटू फोर्स अक्टूबर 10th, नहीं ये अक्टूबर 12 है। ओके, ये गलत हो गया। एनी सिटीजन इन रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पब्लिक अथॉरिटी, गवर्नमेंट और प्राइवेट, ये गलत हो गया, प्राइवेट से नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे पीएम केयर फंड क्या आया है यहीं की, ये प्राइवेट है। ओके, सोचिए सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पीएम केयर फंड का घोटाला है एक तरह से देखिए तो। कि आप सोचिए कि प्राइवेट को पीएम केयर फंड, सोचिए प्राइवेट हो सकता है, लेकिन उस पर किसी की मतलब कि वही नहीं चल रहा है अगर एक देखा जाए तो, क्योंकि उसमें आरटीआई मांग ही नहीं सकते, कौन कितना दिया, कहाँ खर्च हो, कुछ नहीं मांग सकते क्योंकि प्राइवेट है। तो सोचिए। नेक्स्ट है रिप्लाई फॉर इन्फॉर्मेशन आस्क्ड कैन बी गिवन, ये सही है, 30 दिन के अंदर में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट, देयर इज ए नॉमिनल एप्लीकेशन फी दैट आर नीडेड टू पे इन्फॉर्मेशन अंडर दैट, नॉमिनल फीस पेमेंट करना होता है, ये सही है, 10 रुपये। ओके, तो ये दो सही हो गए। फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन हैज़ टू पे रुपीज़, 10 रुपये दिया जाता है, लेकिन पर पेज नहीं है, पर पेज 2 रुपया है। ओके, ये ध्यान रखना है, पर पेज 2 रुपये, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रख रहे, कौन कौन सही था, 3 और 4 आपका सही था। ओके, 3 और 4, 3 और 4 नहीं आएगा कोई, 30 डेज, 3 और 4, इसमें 3 और 4 होगा, ये प्राइवेट वाला नहीं होगा। अच्छा, इसमें क्या पूछा जा रहा है, हाँ अच्छा नॉट पूछा जा रहा है ना, हम भी सोचे कहाँ से गड़बड़ हो रहा है, ये नॉट पूछा जा रहा है। ओके, नॉट। देखिए यही फायदा होता है, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो आप नॉट नहीं पढ़े रहेंगे तो देख सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपके पास नॉलेज होता है तो आप नॉट पढ़े रहिए चाहे मत पढ़े रहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये पता कर लेंगे कि नॉट है कि नहीं, क्योंकि अब 3 देखिए, 3 सर्च किए नहीं मिला, इसका मतलब क्या है, 1 2 और 5 गलत है, 1 2 ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, इन which of the following stage of product life cycle a company reduce the sales promotion to the take advantage of heavy consumer demand। तो ये क्या है, ग्रोथ स्टेज में। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि जब आपका डिमांड ज़्यादा हो तो आप कोशिश करिए कि प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ाइए, राइट। नेक्स्ट है which of the following not correct about properties correlation coefficient। correlation coefficient की प्रॉपर्टी जो है उसमें कौन से करेक्ट नहीं है। ओके, डिपेंड ऑन ओरिजिन, ये है डिपेंड ऑन ओरिजिन, ये डिपेंड ओरिजिन पर करता है, क्या है कोरिलेशन पूछ रहा है ना, नहीं। डिपेंड ऑन द स्केल, नो। डिपेंड ऑन बोथ ओरिजिनल स्केल, नो। इंडिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिन, इज इंडिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्केल, इज, तो यहाँ पर क्या होगा, इंडिपेंडेंट, दोनों पे इंडिपेंडेंट होता है, तो 4 और 5 सही हो जाएगा। इसका मतलब 3 ये गलत है, 1 2 3, तो 1 2 3 ये आपका सही हो जाएगा, राइट। देखिए कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन चाहे ओरिजिन हो मीन्स प्लस और माइनस और स्केल, चाहे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, इस सबसे स्वतंत्र होता है। मीन्स किसी फ्रीक्वेंसी में आप प्लस करिए, माइनस करिए, मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, कांस्टेंट से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ, यदि मान लीजिए कि आ जाता है रिग्रेशन, तो रिग्रेशन इससे तो स्वतंत्र होता है, इससे नहीं होता है, बस ये ध्यान रखना है। और मीन किसी से स्वतंत्र नहीं होता है, मीन मीडियन मोड किसी से स्वतंत्र नहीं होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन भी इस ओरिजिन से स्वतंत्र होता है लेकिन स्केल से नहीं होता है। तो ये सब एक बार मैं बताया भी था, अगर क्लास पीछे आप लोग देखे होंगे तो किसी क्लास में पूरा ये लिखवा के बताया था कि कैसे इसको कल पूरे एक फार्मा बताया था मैं उसको, फिर कभी बता दूंगा। लेकिन यहाँ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज मंथली कंज्यूम 1350 यूनिट रॉ मटेरियल एट द कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज़ पर यूनिट, 50 रुपये, सॉरी 20 रुपये, 20 रुपीज़। डिटरमाइन इट्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी
गिवन ऑर्डरिंग कॉस्ट 2400, कैरिंग कॉस्ट इन्वेंट्री 30% ऑफ द प्राइस पेड। देखिए यहाँ दो तीन चीज कॉन्सेप्ट पहले समझिए सॉल्व करने से पहले। पहली, सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है? फॉर्मूला तो सबसे इजी है कि 2√2 CU/I। ओके, तो यहाँ कंजम्पशन लिख देना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट लिख देना है, आई मीन्स कैरिंग कॉस्ट लिखना है। ओके, ये वाली कॉस्ट। लेकिन दो चीज़ें हमेशा लाइफ टाइम ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं पर आना है, सबसे गलती वहीं होनी है, और कहीं ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। पहली बात याद रखना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एनुअल की बात करता है, एनुअल की बात करता है। पहली बात तो इसका मतलब कि मंथली कहीं दिया हो तो एनुअल करना है, एनुअल दिया तो नो प्रॉब्लम। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि जो ये कैरिंग कॉस्ट होती है ना, कैरिंग कॉस्ट जो आई कैलकुलेट होती है, वो कैलकुलेट करने के लिए अलग से फार्मूला याद रखिए। कैसे होती है? वो होती है जैसे ये ऑर्डर कॉस्ट, सॉरी कहाँ पे है ये, कॉस्ट पर यूनिट। तो ऐसे लिखिए, प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई ये कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। ये हमेशा ध्यान रखना है दोनों को एक साथ। वैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, जैसे 20 रुपये है, 20 मल्टी 30%, 20 के 30%। ओके, ऐसे कैलकुलेट करेंगे ना, परसेंटेज है तो मान लीजिए क्या आ जाएगा, 6 रुपये। ओके, ऐसे इस तरह से आप लोग को करना होता है। 6 रुपये पहले समझिए कि इसका मतलब क्या आ रहा है समझ में। ये समझिए, ये जो लाइन में बोलने जा रहा हूँ इसको लाइट में याद रखेंगे तो ये अगर कैलकुलेट करके भी दे देगा ना तो आप समझ जाएंगे। जैसे अगर बोल दे कि साल भर रखने की लागत 6 रुपया है, कैरिंग कॉस्ट ऑफ द एनुअल प्रोडक्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट ऑफ 6 रुपीज। तो अब ये प्रक्रिया नहीं करना है। इसका मतलब क्या है कि 20 रुपये की गुड्स है, लेकिन यदि उसको हम साल भर रखेंगे तो हमारा जो कॉस्ट आएगा वो 6 रुपये आ जाएगा। वही कैरिंग कॉस्ट है, रख रखाव की लागत, उसको रखना है, समझना है, स्टॉक मेंटेन करना, ये सब चीज़ें, राइट। अब इसको आते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए √2, तो वैसे ही GTG रहेगा। कंजप्शन कितना है 1350 मल्टीप्लाई बाई 12, तो कितना आ जाएगा 12 61, 36 6 42 और 16 मान लीजिए। और ये आ गया ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, ऑर्डर कॉस्ट ऑफ 24। ओके, अब मान लीजिए कि ये 6 रुपये कैलकुलेट किए ही हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, केवल मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको करिए, पहले उसको हम देख लेते हैं एक बार। 350 मल्टीप्लाई बाई 12, ये क्या है 200, 16,200। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 16,200 मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा इसको, 77606 और मल्टीप्लाई बाई 6। तो इससे क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर देंगे 6 से, आ जाएगा कितना 12,96,000। ओके, ये आ जाएगा। अब इसका क्या करना है, इसका अंडर रूट कैलकुलेट कर देना है, अंडर रूट। ओके, अब अंडर रूट कैलकुलेट करिए इसका, 12 96 0 0 0 0, कितना आ गया 3600। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए 3600 को ना 3600 सही हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो मैं बता दिया इजीली।
नेक्स्ट है सम डॉक्टर्स चार्ज पेशेंट फॉर मिस्ड अपॉइंटमेंट बिकॉज the service value exceeded only of the point of disappeared with the patient did not show up. It example of which we have the following for service characteristics. देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर के यहाँ आप अपॉइंटमेंट लिए हैं, अपॉइंटमेंट के यहाँ ले करके फीस जमा कर दे 200 रुपया और आप नहीं गए, तो फीस क्यों वापस नहीं होती है? ओके, सिंपल से इसका मतलब यही है। तो ये क्यों नहीं होती है? प्रेजेबिलिटी के कारण, नासमानता। ओके, नासमानता मीन्स अगर नहीं गए तो वो तो स्टोर कर नहीं सकता था सर्विस, इसलिए उसको करना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं देता है, क्योंकि आपके लिए तो मैं बैठा ही था ना, इसलिए। ओके, नेक्स्ट है इनलियंटिव प्रोडक्शन फंक्शन एल इज कंसिडर्ड एज। तो देखिए यहाँ पर कंसिडर्ड एज क्या है, अब डी ऑप्शन कुछ होगा लेकिन देख लीजिए। स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी, बाइंडिंग कंस्ट्रक्ट इन द प्रोडक्टिव प्रोसेस। तो ये क्या है? बाइंडिंग प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्ट इन द प्रोडक्शन है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एज पर कैरोल मॉडल द 4 लेवल ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। जानते हैं फिलैंथ्रोपिक है, इथिकल है, इकोनॉमिकल है और सोशल है। इकोनॉमिकल, सोशल, फिलैंथ्रोपिकल। ओके, सॉरी लीगल, इथिकल, इकोनॉमिकल और फिलॉसफी। सी आपका तो सही हो जाएगा। ध्यान रखना कौन कौन से है? इकोनॉमिकल है, सोशल नहीं है, इकोनॉमिकल, लीगल, इथिकल और फिलैंथ्रोपिकल। लीगल, which of the following does not come under the determination of information under RTI Act 2005? ये क्या है? ये रिपीट क्वेश्चन है। फाइल नोटिंग इन द प्रोसेस। तो फाइल नोटिंग जब करते हैं, नोटिंग में इसके कुछ लिख देते हैं, अग्रसर, इसको आगे कार्रवाई कर देखा जाए, इस पर ये कार्रवाई की जाए, तो ये सब नोटिंग किया जाता है। तो नोटिंग को इसमें नहीं रखा जाता है, राइट। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्या है? मेजनाइन कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, ग्लोबल डिपॉजिटरी शिफ्ट, वेंचर कैपिटल। अब देखिए एक एक करके पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। इट इज द स्पीडी सोर्स फाइनेंस लेस रेगुलेटेड बाय द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ऑफ डेब्ट एंड कैपिटल मार्केट। तो कौन ऐसा है जो कि उसके सोर्स ऑफ फाइनेंस रेगुलेटेड होता है इन्वायरमेंट के द्वारा? ओके, तो ये क्या है? प्राइवेट है, इक्विटी है, राइट। ये कम रेगुलेटेड है क्योंकि प्राइवेट इक्विटी है। नेक्स्ट, इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टेड द हाई नेटवर्थ एंड हाई रिस्क। हाई रिस्क किसको होता है? ये वेंचर कैपिटल में होता है, हाई रिस्क और लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इट इज इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशूड इन ओवरसीज मार्केट एंड लिस्टेड इन ट्रेड ऑन बाउर्स सेज ऑफ ओटीसी बेसिस। तो ये क्या है? इक्विटी इशूड ओवरसीज मार्केट, ओवरसीज मीन्स विदेश में, डिपॉजिटरी होगा। इट रिफर्स टू द सबऑर्डिनेट डेब्ट इन प्रीफर्ड इक्विटी दैट अलाउ द फर्म्स बारो एडिशनल कैपिटल बियॉन्ड द लेवल ऑफ लेंडर्स और विलिंग द फाइनेंस थ्रू द बैंक्स लोन। ये क्या है? मेजनाइन कैपिटल है। तो इस तरह से आप इसको सही कर सकते हैं। ओके, तब देख लीजिएगा मैच करा के जो ऑप्शन होगा सही आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द पे बैक पीरियड मेथड इज एडवाइज्ड फॉर एवेल्युएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो पे बैक पीरियड पूछा जा रहा है कब सबसे ज़्यादा यूजफुल होगा, कौन सी कंडीशन से? तो फर्स्ट कंडीशन से ओवर लिवरेज्ड है, मीन्स डिप्ट ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से। कैश रिज मीन्स नो, कैश रिज है तो ये नहीं होगा, क्योंकि ओवर लीज मीन्स कि सबसे ज़्यादा लोन पे काम किया जा रहा है, तो वो नहीं हो सकता है, ये होगा। तो अनसर्टन मार्केट कंडीशन, अनसर्टन होगा तो भी, और स्टेबल मार्केट नहीं, तो ये क्या होगा? ये फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। जब अनसर्टन मार्केट कंडीशन हो और आप सबसे ज़्यादा डिप्ट पे वर्क कर रहे हो, तो पे पैग मेथड इज द बजटिंग इज द बेस्ट मेथड्स। नेक्स्ट है, अब आता है बेस थ्योरम। ये थ्योरम का डेफिनेशन पूछा जाएगा, उसे डेफिनेशन को ध्यान में रखना है। ओके, देखिए डिफरेंट टाइप्स के बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, थ्योरम ऑफ एडिशन। देखिए कुछ चीज़ें तो जाननी चाहिए, जैसे 2 चीज़ें आप इसमें से विदाउट कोई एफर्ट्स के जान सकते हैं। जैसे थ्योरम ऑफ एडिशन, योग का प्रमेय, जहाँ योग हो वहीं लिया जाता है सीधा। तो देखिए यहाँ पर क्या है? 1 माइनस पी E1 प्लस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी देखिए प्लस है ना, ये यही आपका एडिशन थ्योरी है। ओके, देखिए कहीं और प्लस नहीं है ना, इसे एडिशन थ्योरी कहा जाता है। और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये क्या होगी?
पहला सॉरी ये वन माइनस प्रोबेबिलिटी, तो यही होता ही है कंडीशन प्रोबेबिलिटी के कि जितना घटने की संभावना है रेस्ट आप बचेगा वो न घटने की संभावना है। इससे घटने की संभावना 20% है तो न घटने की संभावना कितना होगी 80%। उसी को ये बता रहा है। मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन कितना है, मान लीजिए कि 20%, तो बोल रहा है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कितनी ई वाली आई 20%, तो घटा दीजिए तो 80%, इसका मतलब 80% न घटने की संभावना है, इस टाइप का। ओके, ये हो गया। आफ्टर देख दो चीज समझ गए। अब क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वाला में क्या होता है, ये ई पी ई और एच ई वन में हो जाएगा बेस थ्योरम, राइट। तो इस तरह से आप एच पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आई समेशन ऑफ ई पी बटा ई, वो तो ये आपका सही हो जाएगा, राइट। ये तो याद करना पड़ेगा ही, समझ रहे हैं, क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं है। चेंज डिफरेंट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट्स until the MR of last unit sold equal to the MC of the product sold in the each market is determined by the। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि चेंज इन डिफरेंट प्राइस, तो कब चेंज इन डिफरेंट प्राइस द सेम प्रोडक्ट है और डिफरेंट मार्केट है। ओके, तो ये दो चीज़ें से आप क्लियर कर ले जाएंगे कि अलग अलग प्राइस निर्धारित कर रहे हैं। देखिए यह प्राइस जिसमें फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री इक्विलिब्रियम प्राइस, तो ये तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो सही हो जाएगा, ये तो एक होना ही है, क्योंकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में अलग अलग प्राइस सेल की जा रही है, ये क्लियर है। अब ये समझते हैं कि डिग्री क्या है, इसका क्रक्स पॉइंट में बता दे रहा हूँ, उसको हमेशा याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर फर्स्ट पे क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट डिग्री है ना, फर्स्ट डिग्री में ध्यान रखना है, जैसे हम लोग जाते हैं सब्जी की दुकान पे, बार्गेनिंग, मोल भाव, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टाइम मटर चल रहा है, मटर मान लीजिए 50 रुपये हर जगह है, रूल भी मान लीजिए बना हो, सब कंपटीशन भी हाईवी है बना हुआ, लेकिन कोई व्यक्ति या कोई लेडी जा करके किसी भी तरीके से 45 ले सकती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप जानते हैं। उसके साथ ये तो ऐसा तो है, जैसे हमारे रेगुलर कस्टमर हो, चाहे 20-25 किलो लेना चाहता हो, तो क्या 45 नहीं दे देगा, कोई जो ट्रेडर होगा दे देगा। इसका मतलब क्या, फर्स्ट डिग्री में क्या होता है ना कि 1-1 होता है बार्गेनिंग। हो सकता है कि आप ही के साथ आया हो कोई व्यक्ति, उसको महंगा दे दे, और आप ही के साथ जो आया हो सस्ता दे पा जाए, ऐसा हो सकता है। तो इसको कहा जाता है फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन, जब पब्लिक टू पब्लिक डिफर करता रहता है। सेकेंड डिग्री में क्या होगा, डी से ध्यान रखना है, सेकेंड वाला डी से डिस्काउंट। अब आप डिस्काउंट देते हैं और इस सबको नहीं देंगे, जैसे मान लीजिए कोई मॉल में जाते हैं तो सबको डिस्काउंट मिलता है, नहीं हो सकता है कोई कस्टमर हो, कोई कूपन मिला हो, कोई रेगुलर कस्टमर आ रहा हो, कोई 10,000 से ज़्यादा परचेज कर लेता हो, 2,000 से ज़्यादा परचेज कर लेता हो, उसको डिस्काउंट मिलता है। तो ये क्या होता है, यहाँ भी प्राइस कम ज़्यादा होगी, लेकिन कुछ क्राइटेरिया होगी कि 2,000 से ऊपर से ज़्यादा परचेज करेंगे तो मिलेगा, उन्हीं वस्तु परचेज करेंगे तो मिलेगा, कूपन रखेंगे तो मिलेगा, आपको क्रेडिट इतना मिल जाएगा तब जाकर आपको मिलेगा डिस्काउंट। ये सब चीज़ें जब होती हैं तो इसको ये कहा जाता है। और थर्ड डिग्री तब कही जाती है जब प्रोडक्ट एक हो, वन प्रोडक्ट बट डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस हो। जैसे यहाँ आप कोई क्लॉथ लीजिए, कपड़ा महंगा मिलेगा, अभी आप चले जाए न्यू दिल्ली, गुजरात की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ, तो आपको कपड़े थोड़े सस्ते मिलेंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वहाँ पर यातायात की सुविधा है, सब कुछ सुविधा है, तो निश्चित, और इसी गांव में चले जाइए और महंगा मिलेगा। तो ये क्या है कि ये वन प्रोडक्ट तो होता है, लेकिन ये मार्केट टू मार्केट डिफर करता रहता है, कि शहर में कहीं ले रहे हो सकता महंगा कुछ मिल रहा हो, देहात में वही वस्तु जाएंगे तो सस्ती मिल जाए, जैसे मटर का मैंने एग्जाम्पल लिया, तो ऐसा हो सकता है। तो इसको कहा जाता है वन प्रोडक्ट बट डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस। तो ये देखिए यही बात की जा रही है कि प्राइस सेम प्रोडक्ट है, सेम डिफरेंट मार्केट में किया जा रहा है, इसीलिए ये थर्ड डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। ओके, तो यहाँ पे 3rd और 5 आपका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट। तो अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, आई थिंक। नेक्स्ट है
which one is false per relevant provisions of the Indian Contract Act? पूछ रहे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन सा गलत है 1872 में। ए वाइड एग्रीमेंट इज वन ऑफ द नॉट इन्फोर्सेबल, सही बात है। वाइड इम्प्लीमेंट होता है जो कि लॉ के द्वारा प्रवर्तन नहीं रह जाता है। असाइनमेंट इज द ऑब्वियस मोड ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो असाइनमेंट जो है ये जरूरी है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, तो इसलिए यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, वेयर ए पार्ट वेयर्स राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट द अदर पार्टी रिलीज इट्स ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, सही है। वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्ट्रॉयड नो फॉल्ट द प्रोविजन द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वाइड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ पे कि सब्जेक्ट मैटर कोई है, इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस हो गया है तो भी हट सकता है। कि मान लीजिए कि परफॉर्मेंस अब हो ही नहीं सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि हमको गाड़ी दे देना है, 2 महीने बाद दे दीजिएगा, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी गाय को आपने एग्रीमेंट किया है और गाय की डेथ हो गई, तो कैसे होगा? तो ये इस तरह से ये नहीं हो सकता है। मर्कसुर साउथ एशिया ट्रेड ब्लॉक क्या है? ये कॉमन मार्केट का ब्लॉक है। ओके, तो कौन, अब यहाँ पे फिर से सुन लीजिए, एकदम याद करवा देंगे आप लोगों को, परेशान होते रहते थे कहते कहते। फ्री ट्रेड में क्या होता है, जो लोग होंगे आपस में कोई भी कस्टम इनमें नहीं लेंगे, कोई भी कस्टम मतलब कि टैरिफ नहीं यूज करेंगे, सब लोग फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, इसको कहा था फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमन मार्केट में क्या होगा? कॉमन मार्केट में एक समान टैरिफ लेंगे, ओके, और प्लस क्या करेंगे? फ्री फ्लो ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ओके, लेबर एंड कैपिटल फ्री फ्लो होगा। कस्टम यूनियन में क्या होगा? ये दोनों तो होंगे ही होंगे, प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा कि जब बाहरी देश से किसी से संबंध बनाएंगे उनसे भी साथ में करेंगे, एक जैसा टैरिफ यूज करेंगे, ओके। और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये तो कोई वो नहीं, सहायता, इसके आधार पर होता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक नीतियाँ भी बनाएंगे एक तरीके से, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली चूजन कार्ड फ्रॉम ए डेक। यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, एक कार्ड चूज किया जा रहा है, डेक निकला जा रहा है विद आइदर ऑफ ए किंग और स्पेड, राजा है या हुकुम बोला जाता है ना, ब्लैक वाला जो होता है पान के पत्ता टाइप वाला, उसको, इसकी बात की जा रही है। कोई भी एक ले लीजिए, चाहे हार्ट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। जानते हैं 52 पत्ते होते हैं, इसका मतलब कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 52, 52। और यदि एक पत्ता हम निकालें तो उसको स्पेड कितने होते हैं? सब 13 होते हैं, आपको पता होगा 13 होते हैं ना, तभी तो 4 प्रकार के होंगे, पान का पत्ता, हुकुम और एक कौन सा होता है? सीढ़ी का, ओके। तो ये, तो इसका मतलब क्या है कि 1 जो पत्ता उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 13/52 होने की, प्लस और क्या संभावना है? एक किंग की बात बोला जा रहा था, किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं, सबका एक एक होते हैं, तो इसका मतलब 1/52 इसका भी होगा। माइनस ये करना है कि देखिए इसमें से एक वाला इसमें होगा, 13 जो है ना, एक इसमें का होगा। जैसे 13/13 प्रोबेबिलिटी किसकी है? मान लीजिए हुकुम की, इसकी स्पेड की, तो स्पेड वाला भी तो हो सकता है एक, इसीलिए जो कॉमन होता है उसको माइनस कर दिया जाता है, राइट। तो ये सॉरी ये 4 हो जाएगा, सॉरी किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं ये किंग, तो 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी? 52। तो 13 हो गए स्पेड की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी। किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल होने की संभावना कितनी है और टोटल संभावना कितनी है। तो यहाँ पर ऐसे फॉर्मूला याद रखिए, एकदम हिंदी में, टोटल या कुल घटना होने की संभावना और कुल संभावना, ओके, कुल संभावना। देखिए स्पेड होने की संभावना 13 है और टोटल होने की संभावना 52 है। किंग होने की संभावना कितनी है? 4 है, क्योंकि 4 पत्ते होते हैं, 4 होंगे, ये 52। अब इस पर क्या करेंगे? 13 4 17 16/52, ओके। इसी को आप सॉल्व कर दीजिएगा, जो आएगा वही ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इम्प्लीमेंट कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स।
कौन सा इम्प्लाइड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लागू होता है? कंडीशन एज द क्वालिटी ऑफ फिटनेस, कंडीशन टू द मर्चेंटेबल इक्वालिटी, कंडीशन ऑफ ए होलसेलनेस, कंडीशन ऑफ फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस, ये इसका नहीं होता है। ओके, इनकम्बरेंस हो कि ना हो, विलंघन, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है कंडीशन इम्प्लाइड में। क्वालिटी, फिटनेस, होलसेलनेस की ये सब चीज़ें हो सकती है, उसका नहीं होगा। नेक्स्ट है, इन which of the following price adjusted strategy a company reduce price to reward customer response such as volume purchase, paying early and promoting the product। तो ये पूछा जा रहा है कि कब कंपनी प्राइस को कम करती है, तो ये डिस्काउंटिंग एंड अलाउंस प्राइसिंग इसमें किया जाता है कि प्राइस कंपनी रिड्यूस, प्राइस रिड्यूस में से पता चलेगा डिस्काउंट, साइकोलॉजिकल प्रमोशनल डायनेमिक्स कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ डिसीजन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। यहाँ पर जा रहा है कि यदि आप डिसीजंस लेना चाह रहे हैं तो कैसे होगा? मेकिंग फोरकास्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ की फैक्टर, कंसिडरेशन ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फोरकास्टिंग, प्रिपरेशन ऑफ बजट, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। तो यहाँ पर फर्स्ट पे क्या लेंगे? मान लीजिए कि डिसीजन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। अब यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट पे डिटर्मिनेशन ऑफ की फैक्टर, पहले की फैक्टर डिसाइड करेंगे, तो ये आप दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला आपका सही हो जाएगा। दो, फर्स्ट मेकिंग फोरकास्टिंग होगी, उसके बाद क्या होगा? कंसीडर्स अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट कमीशन ऑफ फैक्टर और प्रिपरेशन ऑफ बजट लास्ट में। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द हेड क्वार्टर ऑफ द एशियन इज लोकेटेड इन द इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, जानते हैं 1967 में प्रिपेयर हुआ था। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एशियन ए एंड बी, द अदर लेबल्ड एज रीजन आर। तो यहाँ पर क्या है? आर और रीजन, ऐसा रीजन के क्वेश्चन है, देखते हैं। ए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन गिव एक्सक्लूसिव प्रोप्राइटरी राइट टू द ट्रेडमार्क ओनर्स। तो सही बात है, ट्रेडमार्क अगर रजिस्टर्ड करा लिए तो एक्सक्लूसिव राइट मिल जाती है आप प्रोप्राइटरी यूज करने के लिए। ए ट्रेडमार्क इज रिकॉग्नाइज्ड साइन, डिजाइन, एक्सप्रेशन व्हिच आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट आर सर्विसेज ए पर्टिकुलर सोर्स ऑफ दोज अदर्स एंड यूज्ड टू क्लेम एक्सक्लूसिव प्रोप्राइटरी राइट टू प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज। यह पूछ रहा है कि ट्रेडमार्क क्या है? एक साइन है, डिजाइन एक्सप्रेस किया जाता है जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं उसके संबंध में। ये दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, राइट। नेक्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन। अब यहाँ पर मार्केट फॉर्म्स है, इसके संबंध में पूछा जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। मार्केट परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। सस्टेन सर्वाइवल ऑफ द फर्म, देखिए सस्टेन सर्वाइवल फर्म कौन सी होती है? ओलिगोपोली में। ओके, नेक्स्ट इन्फ्लुएंसिंग बाइंग बिहेवियर, मोनोपोलिस्टिक। इंक्रीजिंग मार्केट प्रोडक्ट और सर्विसेज, इंटीमेशन ऑफ, ये मोनोपोली का है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इंटीमेशन 4 का 2, 4 का 2। ओके, एक बार देख लेते हैं थोड़ा ऊपर कर। ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड का थर्ड। तो ये फर्स्ट का सस्टेनेबल सर्वाइवल फर्म, ये परफेक्ट वाला का हो जाएगा। ओके, तो मोनोपोली इंटीमेशन वाला मोनोपोली के लिए होगा। ओके, और इन्फ्लुएंसिंग बाइंग बिहेवियर प्रभावित करता है कौन? ये मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, इन्फ्लुएंसिंग मार्केट साइज। ओके, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रेंट्स ऑप्टिमाइजेशन इज क्लोजर टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर्म? सेल्स मैक्सिमाइजेशन, प्रोवाइडेशन प्रॉफिट, सेटिस्फाइंग बिहेवियर। कंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या है? क्लोजर किससे रिलेटेड? सेटिस्फाइंग से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग में क्या नहीं होता है? सही, प्रोवाइड वेरी लिटिल स्कोप ऑफ द फॉर कस्टमाइजेशन, डील्स विथ कस्टमर डायरेक्टली। तो यहाँ डील्स विथ कस्टमर डायरेक्टली नहीं होता है। मास मार्केटिंग जिसमें बहुत व्यापक मात्रा में यदि कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, डायरेक्टली थोड़े सबको सेल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसलिए गलत हो जाएगा। नॉर्मली फॉलोड FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एंड स्लो मूवेबल कंज्यूमर गुड्स, ये सही है। रिली हैवली ऑन द एडवर्टाइजिंग, तो हैवली भी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग भी। ईपीआरजी जानते हैं, इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक। तो यहाँ देख लीजिए कौन सी है?
ये है इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक। ओके, उसी का फुल फॉर्म है, तो आप कर सकते हैं। प्राइस स्ट्रेटजी ऑफ सेटिंग ए हाई प्राइस व्हेन प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस एंड ग्रेजुअली लोअर द प्राइस। इसको कहा जाता है, पहले आप हाई प्राइस रखते हैं तो स्कीमिंग की जाती है, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गॉट मर्ज्ड विद देयर सब्सिडरी। तो कौन सी सब्सिडरी से इसको, मतलब दो कंपनियां थी या दो बैंक थे, उनको इसको मर्ज किया गया, इसमें किया गया आईसीसीआई को आईडीबीआई से साथ। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस एम प्रोपोजिशन। देखिए यहाँ पर क्या है, देखते हैं यहाँ से। एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन द इक्विटी कैपिटल इज इक्वल टू द प्योर इक्विटी रिटर्न प्लस प्रीमियम ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। ये है इट इज रिफर्स टू द परसीव्ड कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज रेशियो डेब्ट इन द फर्म। तो यहाँ का परसीव्ड कॉस्ट किया जाता है, इंक्रीज ऑफ रेशियो ऑफ डेब्ट इन फर्म किया जाता है। तो नेक्स्ट इट इज द डेब्ट रेशियो द फर्म स्ट्राइव टू अचीव। तो जो डेब्ट रेशियो जो फर्म स्ट्राइव करना चाहती है, टारगेट जो होता है, तो ये क्या है, ये तो पर टारगेट हो जाएगा, ऐसे समझिए। ओके, टारगेट है उसका। इट इज द डेब्ट इक्विटी रेशियो दैट मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म। और ये क्या है, ये जो डेब्ट रेशियो है, ये करेगी, ये कोशिश करेगी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, राइट। और यह अर्न द इक्विटी कैपिटल इक्वल टू द प्योर इक्विटी रिटर्न प्लस ए प्रीमियम ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, ये हो जाएगा एमएम अप्रोच। और लास्ट में क्या बचेगा, टू रिफर्स परसीव्ड कॉस्ट एंड द इंक्रीज इनटू द डेब्ट, ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ फिटनेस टेस्ट। ओके, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स फ्रॉम द इंश्योरेंस कमीशन इन केस ऑफ पर्सन। पर्सन में 5% है और वो 10%, तो 5% जो होगा उसको सही कर लीजिएगा। और वहाँ कंपनी लिखा होगा तो क्या करते हैं, 10%। व्हाट टाइप ऑफ डिफेंस mechanism used by person who get angry at his child or spouse because he had bad day at work। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि एक डिफेंस, कैसा डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि एक व्यक्ति है जो अपनी फैमिली की चाइल्ड पर और स्पाउस पर मतलब गुस्सा करता है। ये क्या माना जाता है, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, डिप्लेसमेंट, रिग्रेशन। ये डिप्लेसमेंट कहा जाता है। ओके, और स्थापन, डिनाइल मीन्स मना कर देना, रिप्रेजेशन मीन्स जो ऐसा कुछ काम किए हैं जो कि रिप्रेस्ड हो रहे हैं। ओके, प्रोजेक्शन मीन्स कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि वैसा नहीं करना चाहते थे। रिग्रेशन मीन्स कि आप कोई भी वर्क को ऐसा चाह रहे हैं जो कि रिग्रेट फील कर रहे हैं। ओके, हमने ऐसा काम किया, तो इसलिए यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन पार्टनरशिप। इन द absence ऑफ एनी प्रोविजंस पार्टनर्स डीड ओनली ए वर्किंग पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू रिम्यूनरेशन। यहाँ पे जा रहा है कौन सा ट्रू है, तो क्या पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या वर्किंग पार्टनर को रिम्यूनरेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि रिम्यूनरेशन लेने के लिए पार्टनरशिप होना आवश्यक है। एनी फर्म व्हिच अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट इज नो गुडविल, सही बात है। जब कोई नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी तो नो गुडविल होगा, ये सही है। ओके, क्योंकि इसके सुपर प्रॉफिट चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, सुपर प्रॉफिट। ओके, तब ये नो गुडविल हो जाता है। मतलब एनी फर्म व्हिच अर्न सुपर प्रॉफिट हैज गुडविल, उसके पास गुडविल होती है। और द बिजनेस द फर्म मस्ट गेट आउट द ऑल पार्टनर्स, जरूरी नहीं है कि ऑल पार्टनर्स के द्वारा चलाया जाए। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर्स द फर्म स्मॉल पेड ऑफ द देयर इज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट नहीं देना ही देना होता है। नेक्स्ट है द गोइंग कंसर्न इज, मतलब चालू व्यवसाय की धारणा से क्या है, डिस्क्लोजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज, डिस्क्लोज करना मार्केट सिक्योरिटीज वैल्यू को, ये नहीं है। कंसोलिडेट द अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी विद दोज ऑफ पार्टनर कंपनी, दोनों को मिलाना, सब्सिडरी कंपनी को और पेरेंट कंपनी को, ये भी नहीं है। डिप्रिशिएटिंग फिक्स एसेट्स ओवर द यूजफुल लाइफ्स, ये सही है। क्योंकि जिस मान लीजिए कि कोई मशीन 10 साल चलेगी, आप इस साल 2000 रुपये उसमें से डिप्रेशन चार्ज किए, तो आप ये सोच रहे हो ना कि 10 साल चलती रहेगी, इसीलिए गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट है। ये आप सोच के चल रहे हैं कि 10 साल मशीन चलेगी, 10 साल हमारी कंपनी भी चलेगी, इसलिए ये चालू व्यवसाय का धारणा है, राइट। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशनल एवरेज। देखिए पोजिशनल एवरेज यहाँ बता दे रहा हूँ, इसको याद रखेंगे, जब मैं बताया भी था पिछले क्लास में, लेकिन फिर भी जानते रहिए। 2 प्रकार की एवरेज होती हैं, एक अर्थमेटिक वाली, अर्थमेटिक एवरेज, और दूसरी होती है पोजिशनल। ओके, पोजिशनल
एवरेज। अर्थमेटिक में कौन कौन होती है जानते रहिए, मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ये होती हैं। और इसमें कौन कौन सी होती हैं, इसमें होती हैं मोड और मीडियन। ओके, इस तरह से आप इस कर सकते हैं। तो मोड और मीडियन जो होगा ये आपका पोजिशन अप्रोच हो जाएगा। तो जो 2 और 3 कहाँ है, 2 और 3 फर्स्ट ऑप्शन, उसको ध्यान रखिए जो मैं बोला हूँ वो ज़्यादा जरूरी है, समझ गए। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, रेशियो एनालिसिस, जीआईटी इंस्ट्रूमेंट। देखिए फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, ये किस लिए किया जाता है, रेशियो एनालिसिस के लिए किया जाता है, राइट। सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। कंट्रोल ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री के लिए होता है जीआईटी। जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम मीन्स जो ही इन्वेंट्री की आवश्यकता पड़ेगी तुरंत हम परचेज करेंगे लाएंगे, उसी को जस्ट इन टाइम कहा जाता है। और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। ओके, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन किया जाता है। अरेंज द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन द इंक्रीज ऑर्डर ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी। यहाँ पे कि प्राइस इलास्टिसिटी संबंध में इंक्रीज करते हुए क्रम में बताइए। सबसे कम लोच किस में होती है, सबसे ज़्यादा लोच किस में होती है। ऐसे सबसे कम लोच ऐसे समझिए, सबसे कम लोच से ज़्यादा लोच की तरफ। ओके, ऐसे सबसे कम लोच की नेसेसिटी में। ओके, नेसेसिटी में सबसे ज़्यादा लोच होती है, नेसेसिटी वाला में सॉरी सबसे कम लोच होती है। और होमोजेनियस में क्या होगा, सबसे ज़्यादा। इसका मतलब कि थर्ड पहले होगा, ये तो क्लियर है, और फर्स्ट बाद में होगा, सबसे लास्ट में। ड्यूरेबल गुड्स, डिफरेंशिएट गुड्स, तो देखिए थर्ड और फर्स्ट, यहाँ पर क्या होगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेकंड पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट, और लास्ट में ड्यूरेबल गुड्स, लास्ट उसके बाद ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट है जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच आर नॉट द फीचर ऑफ द जीएसटी 2017 इंडिया, जो इंडिया में 17 में जीएसटी पेश किया गया उसे समय पूछा जा रहा है। फर्स्ट है जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सही है। ओके, जीएसटी इज द बेस्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन, ये ओरिजिन बेस्ड नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इसलिए गलत है, राइट। ये जस्ट इनवर्स होना चाहिए था, यहाँ पे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होना चाहिए था और यहाँ पर ओरिजिन होना चाहिए था, तब सही हो जाता है, एक दूसरे से कन्वर्ट होता है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स ट्रीटेड इंटर स्टेट सप्लाई वुड बी सब्जेक्ट आईजीएसटी, सही बात है। इंटर स्टेट हो इंटर कंट्री हो आईजीएसटी लगता है। जैसे मान लीजिए कि इंटर स्टेट की बात की जा रही है, एक राज्य से दूसरे राज्य, और एक जैसे अमेरिका से भी कोई गुड्स आ रही है तो भी आईजीएसटी चार्ज होगा। ओके, विद इन जीएसटी केवल एसजीएसटी सीजीएसटी चार्ज होती है। इट इज ए डबल टैक्सेशन विद द सेंट्रल स्टेट साइमल्टेनियसली लिविंग ऑन द कॉमन बेस, सही बात है, कॉमन बेस पे ले जाता है। 9% स्टेट होगा तो 9% सेंट्रल भी होगा, आप जानते ही हैं। जीएसटी एप्लीकेबल इन द ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी एक्सेप्शन, नहीं विदाउट एनी एक्सेप्शन नहीं है, जैसे कि पेट्रोल डीजल पर नहीं है, शराब दारू पर नहीं है, ये सब चीज़ों पर नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सही हो जाएगा, 3 और 4, 3 और 4 आप जो भी होगा 3 और 4 आप सही कर सकते हैं। इसमें गलत पूछ रहा है क्या, हाँ गलत पूछ रहा है, 3 4 सही होगा और जो होगा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कंज्यूमर रेशनैलिटी इन बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस, कौन है, नॉन सिटीजन, क्लैरिटी ऑफ प्रेफरेंस, डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इकोनॉमिक सेल्फिश मोटिव, परसिस्टेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या होगा, केवल ये डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होती है। ओके, डिविजिबल नहीं कर सकता, तो ये और सही हो जाएगा 1 2 4 5। ओके, 1 2 4 5 ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ कंप्रेस्ड डाटा, तो डाटा एरे को कंप्रेस्ड डाटा नहीं कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट है गिव द वैल्यू आर 2 स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, सही है। 10 सबसेक्शन 10 आई के अनुसार ये है कि ग्रेजुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तो टैक्स फ्री है। ये कितनी मिलनी चाहिए,
25 लाख है। ओके, 25 लाख तक अभी लेटेस्ट इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट है ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉयज इज आल्सो एग्जम्प्टेड, ये भी लोकल अथॉरिटी के द्वारा भी है, ये दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है when foreign currency assets and liabilities match it terms amount exposure or timing materials it is described। तो यहाँ पर देखिए 2-3 चीजें हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं इसमें। when foreign currency assets and liability match in terms amount of exposure and timing of maturities। तो देखिए मेच्योरिटीज यहाँ पर ये पूछा जा रहा है ना कि जैसे आप कोई गुड्स है या कोई बॉन्ड है उसको 2 साल बाद मैच्योर होना है और उस समय मैच्योर होगा तो जो प्राइस होगी वही डॉलर, जैसे मान लीजिए कोई आप लिए हैं डॉलर में $1000 का कोई बॉन्ड और बॉन्ड कब मैच्योर होगा, मान लीजिए 2027 में। तो यहाँ पूछा जाएगा कि जो फाइनेंशियल एक्सपोजर है रिस्क 2027 में मान लीजिए कि मैच्योर होगा, उस समय मैच्योर जब होगा तो जो प्राइस होगी वही प्राइस, रुपए और जानते हैं डॉलर की तुलना में तो चेंज होती रहेगी, वही लिया जाएगा। तो इन दिस कंडीशन में क्या होगा ना, ये नेचुरल हेज कहा जाता है। नेचुरल में इसकी प्रकृति रूप से जो उस समय होगा देखा जाएगा, राइट। नेटिंग क्या होता है, नेटिंग जब कई प्रकार की चीज़ों को आप भी सेल किए हैं वो भी सेल किया है तो क्या करना माइनस कर दिया जाता है। जैसे हमारे 10 वस्तु आपने भेजा, 12 वस्तु उसने भेजा, तो आप दोनों को देखिए हमको उसको कितना पेमेंट, मान लीजिए कि उसको पेमेंट करना था 1 करोड़ रुपए हमको देना है और उसको देना है 2 करोड़ रुपये हमको, तो क्या कहा जाएगा कि देखिए हम 1 करोड़ आपको नहीं देंगे, 1 करोड़ आप हमको मत दीजिए, लेस कर लीजिए, 1 करोड़ जो बचे वो हमको पेमेंट कर दीजिए डॉलर में। तो इसको कहा जाता है नेटिंग, नेट कर रहे हैं, राइट। उसी तरह से फाइनेंशियल हेज है तो वित्त से कोई जोखिम आ रही है फाइनेंशियल से रिलेटेड उसको, और परफेक्ट हेज ऐसा कोई हेज नहीं होता है, ये ऐसे लिखा गया है। ओके, मैच फर्स्ट लिस्ट सेकेंड से लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप म्यूचुअल एजेंसी। It can be performed a minimum 2 individual or body corporate through their nominees। nominees के द्वारा होता था, क्या होगा, It is performed a specific venture of partnership is period। तो ये क्या होता है, मैच्योर एजेंसी होती है जो स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है, राइट। ये काम हो जाएगा तो समाप्त कर दिया जाएगा। It is an association of 2 or more individuals, ये नॉर्मल पार्टनरशिप का डिफिनेशन है, राइट। ए पार्टनर इज बोथ इन एजेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ ए पार्टनरशिप, तो दोनों होता है, तो इसमें क्या होता है मतलब कि एजेंट भी होगा और पार्टनरशिप होगा। ओके, तो ये पार्टिकुलर पार्टनर्स और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर क्या हो जाएगी, इट कैन बी परफॉर्म विद मिनिमम 2 इंडिविजुअल्स और बॉडी कॉर्पोरेट थ्रू देयर नॉमिनीज, तो ये आप कर सकते हैं। तो इससे आप देखिए, आप इससे मैच कराइए तो आप हो जाएगा। थर्ड क्या है, थर्ड का थर्ड, ओके, तो यहाँ 1 2 3 4 मैच है। ओके ओके, पहला का पहला का है, दूसरे का दूसरे से है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जानते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एनपी अंडर रूट एनपीक्यू होता है। ओके, और आपसे पूछा जाता है तो इसका मीन क्या होता है, तो एनपी, ये भी ध्यान रख रही है। यदि वहाँ पूछा जाता है कि आप मीन बताइए क्या है, तो एनपी होती है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप मार्केट प्रोसेस इन प्रॉपर सीक्वेंस। मार्केट प्रोसेस क्या है, कंस्ट्रक्ट कैन इंटीग्रेट पार्ट, कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैप्चर वैल्यू करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, इंगेज करेंगे, डिजाइन करेंगे। आगे पहले नहीं पढ़ाया जाता है, पहले कॉन्सेप्ट को समझा जाता है। ओके, जैसे पहले अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड, पहले क्या समझेंगे, मार्केट कस्टमर की नीड क्या है, लोग चाहते क्या हैं, इसको समझेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट एंड इंटीग्रेट मार्केट प्रोग्राम दैट डिलीवर द सुपीरियर वैल्यू। तो अब निर्माण करेंगे इंटीग्रेट पार्ट मार्केट का कि क्या हमको डिलीवर करना है, उसको हम लोग करेंगे सेकेंड पे। थर्ड पर ये अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर वैल्यू, ये थर्ड पर हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ, ओके, डिजाइन बनाएंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्ट करेंगे, थर्ड पर ये हो जाएगा, ये मान लीजिए फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, और ये 4 और ये 5, इस तरह से आप सीक्वेंस कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लास को रहने देते हैं। नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट आगे के जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन होंगे, क्योंकि काफ़ी क्लास लंबी हो जाती है तो कुछ लोग शिकायत भी करते हैं कि सर क्लास छोटे बनाया करिए, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि 2 पार्ट्स में पढ़ा जाए इसी तरीके से, ताकि प्रोडक्टिविटी वर्क हो।
आप भी अच्छे से पढ़िए, इसको सॉल्व करिए, जो चीज़ें नहीं समझ में उसको नोट करिए, पूछिए या उसको कहीं से बुक से देखिए, समझिए। ओके, तो यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।